आज के इस वीडियो में हम मराठा शक्ति के उत्थान, मराठों के उत्कर्ष, मराठों के उदय पर बात करेंगे। ये टॉपिक आपकी चतुर्थ इकाई का अंतिम टॉपिक है। तो बच्चों, 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब 1650 के बाद, है ना, 1650 से पहला 1601 से 1650 का जो हिस्सा है उसे बोलते हैं 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, और 1650 से 1700 तक के जो 50 साल हैं उन्हें बोलते हैं 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। पूर्वार्ध पहला आधा और उत्तरार्ध बाद का आधा। ठीक है। तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब 1650 के बाद, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही साथ मराठा शक्ति का उदय हुआ। इस प्रक्रिया में अनेक तत्वों का योगदान था, अर्थात मराठों के उदय के पीछे कई सारे तत्व उत्तरदायी थे, कई सारे कारण विद्यमान थे। मराठों के उदय के कारणों पर आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मराठों के उदय के कारणों की अगर हम चर्चा करें तो मराठों के उदय के कारणों को अगर हम जांचें तो जो पहला कारण बनता है वो है भौगोलिक परिस्थितियां। मराठों का मूल निवास क्षेत्र अथवा मराठवाड़ा एक त्रिभुजाकार भूक्षेत्र है जो भारत के पश्चिमी सागर तट पर स्थित है। इसकी एक सीमा सह्याद्री पर्वतमाला और दमन से कारवाड़ तक सागर तट तक विस्तृत है। दूसरी जो सीमा है वो नागपुर तक सतपुड़ा पर्वतमाला और गोदावरी के रूप में, और तीसरी सीमा नागपुर से कारवाड़ तक विस्तृत क्षेत्र के रूप में देखी जा सकती है। इस पूरे इलाके को, मराठवाड़ा को, हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सह्याद्री पर्वत से दक्षिण तटवर्ती भाग जो कोंकण कहलाता है, सह्याद्री का पर्वतीय क्षेत्र जो मावला कहलाता है, वहाँ के लोग मावली कहलाते हैं, पूर्व का मैदानी क्षेत्र जो देश कहलाता है। ठीक है, 3 हिस्से हो गए, कोंकण, मावला और देश। इस क्षेत्र में समुद्र तट और पश्चिमी घाट के क्षेत्र को छोड़कर शेष भाग जंगलों और पहाड़ों से भरा है, इसलिए इस क्षेत्र में कृषि कार्य कठिन था। अतः मराठे अपनी आजीविका के लिए शांतिपूर्ण उपायों पर ही निर्भर नहीं रह सकते थे। प्राकृतिक कठिनाइयों ने एक और उनमें साहस, कठोर परिश्रम, आत्मसंयम जैसे गुणों का विकास किया। दूसरी ओर वे पड़ोस के उर्वर क्षेत्रों, उपजाऊ इलाकों को लूटने और वहां से धन अर्जित करने के लिए बाध्य हुए। इन लूटमार अभियानों ने मराठों में सैनिक प्रतिभा के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की। पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में मराठों द्वारा छापामार युद्ध नीति का प्रयोग भी सफल ढंग से हुआ। उनके दुर्ग भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मुगलों के प्रहार से सुरक्षित थे, और मुगल सेना अपनी प्रबल शक्ति के बावजूद भौगोलिक बाधाओं के कारण मराठों पर विजय पाने में असमर्थ रही। तो ये हुई उनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ। भौगोलिक परिस्थितियों ने मराठों में एकता की भावना भी जगाई। भौगोलिक बाधाओं के कारण यह क्षेत्र दक्षिण में विकसित होने वाले विशाल साम्राज्यों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं रहा। यहाँ के निवासी अपनी स्थानीय स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति जागरूक रहे, और जब मुगलों ने इस क्षेत्र में प्रशासनिक सत्ता के विकास का प्रयास किया तो मराठों ने उनका प्रबल विरोध किया, एकजुट होकर प्रबल विरोध किया। तो ये हुई इनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ। अगला जो कारण है वो है धार्मिक जागरण। महाराष्ट्र क्षेत्र में वैष्णव भक्ति आंदोलन का प्रसार 13वीं शताब्दी में ही आरंभ हो गया था। 13वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में उत्तर भारत में तुर्क सत्ता जब सुदृढ़ता प्राप्त कर रही थी तो दक्षिण में पंढरपुर के स्थान पर विठोबा के मंदिर का निर्माण हुआ। ज्ञानदेव, तुकाराम, रामदास, ये इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, इन पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्ञानदेव, तुकाराम, रामदास जैसे संतों ने इस आंदोलन को आगे चलकर संगठित रूप दिया। इन संतों द्वारा मराठी भाषा का उपयोग अपने उपदेशों और रचनाओं में किया गया, जिससे इस भाषा की लोकप्रियता और इससे प्राप्त होने वाली एकता की भावना बढ़ी। जब हम सब एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हम एकता की भावना को अनुभव करते हैं, है ना। जैसे हम हाड़ौती में बात करें तो हाड़ौती के लोग अपने आप को एक महसूस करते हैं कि ये मेरी जैसी भाषा बोलने वाला है, ये मेरा जैसा है।
इन संतों ने समाज में ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया और छुआछूत को अस्वीकार किया। इससे मराठों के बीच एकता और सामाजिक जीवन की एकरूपता को बढ़ावा मिला। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इन घटनाओं ने मराठों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। गुरु रामदास, एकनाथ, हेमाद्री, वामन पंडित, ज्ञानेश्वर, चक्रधर आदि प्रमुख मराठी भाषा के विद्वान और भक्ति संत थे। इन संतों ने सरस गीतों और भजनों के द्वारा लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की और इस राष्ट्रीय चेतना के फलस्वरूप मराठे स्वयं को संगठित और सुरक्षित करने के लिए प्रेरित हुए। अगला कारण है दक्षिणी राज्यों के प्रशासन में हिंदुओं का प्रभाव। और ये जो बात है वो ये कि मराठा शक्ति का उदय जो है उसके पीछे एक बहुत बड़ा बलवान कारण ये है कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थीं। मराठों ने लंबे समय तक दक्षिण के मुस्लिम राज्यों में उच्च सैनिक और प्रशासनिक पदों पर कार्य किया था। इससे वे सैनिक और प्रशासनिक कार्यों में दक्ष हो गए, उनको काम करना आ गया, जो कालांतर में उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। तो मराठों का उत्कर्ष जो है वो दक्षिणी रियासतों और फिर पहले तो इन्होंने वहाँ काम सीख लिया, उसके बाद दक्षिणी रियासतों का भी पतन हो रहा था। परिणाम स्वरूप और 17वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिण में मुगल सत्ता का विस्तार निर्णायक चरण पर पहुंच चुका था। दक्षिणी रियासतें, विशेषतः बीजापुर और गोलकुंडा, मुगल आक्रमण के दबाव से कमजोर पड़ चुकी थीं और मराठा शक्ति पर अंकुश लगाने में वे अब समर्थ नहीं थी। मराठे इस क्षेत्र में स्थानीय भूमिपतियों के रूप में तुर्क और अफगान शासनकाल से ही स्थापित थे। ऐसे भूमिपति देशक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? देशक। वो मराठे जो दक्षिणी राज्यों में स्थानीय भूमिपतियों के रूप में स्थापित थे वे देशक कहलाते थे। तुर्क अफगान शासकों और बहमनी शासकों ने उस क्षेत्र के ग्रामीण जीवन में देशकों के प्रमुख स्थान को मान्यता दी थी। बहमनी राज्य के विघटन पर उत्पन्न छोटे छोटे राज्यों में भी मराठों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुए थे। इसके अलावा मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर ने मराठों का सहयोग प्राप्त किया था। बीजापुर में भी मराठा सरदारों का प्रभाव प्राय बना ही रहा। इस प्रकार मराठों को महत्वपूर्ण सैनिक और प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हुए जो उनके उदय में सहायक सिद्ध हुए। यह भी स्मरणीय है कि मुगलों द्वारा दक्षिण में विस्तार के प्रयास ने उस क्षेत्र में एक राजनीतिक शून्य उत्पन्न कर दिया। स्थानीय रियासतें कमजोर पड़ चुकी थीं, जबकि मुगलों की शक्ति उस क्षेत्र में सुदृढ़ नहीं हो पाई थी। मराठों ने इस परिस्थिति का पूरा लाभ उठाया। दूसरे चरण में अर्थात पेशवाओं के नेतृत्व में मराठों के उत्कर्ष में भी मुगल साम्राज्य के पतन से उत्पन्न राजनीतिक शून्य ने योगदान दिया। अर्थात जब केंद्र में राजनीतिक शून्य उत्पन्न हुआ, दक्षिण में राजनीतिक शून्य उत्पन्न हुआ, वहाँ की प्रमुख शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगीं, उन परिस्थितियों में मराठों का उदय संभव हुआ। इसके अलावा मराठा जो समाज था उसमें भेदभाव का कुछ कम था, मतलब भेदभाव कुछ अभाव था। ऐसे उत्तर भारत की तरह नहीं था कि जात पात के आधार पर बहुत कट्टर रूप से बटे हुए थे। तात्कालीन महाराष्ट्र के सामाजिक जीवन में जाति पाति तथा ऊंच नीच की भावनाएं बहुत कम थी। इसके अलावा वहाँ पर्दा प्रथा का पूर्णतः अभाव था। फलस्वरूप वहाँ की वीर महिलाओं ने मराठों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हालांकि इतिहासकार इस मत को लेकर एक मत नहीं है कि मराठों में सामाजिक जात पात का भाव था, लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से वहाँ भेदभाव कम था। उससे एकता की भावना हमेशा मजबूत होती है और एक संगठित लोग शक्तिशाली होते हैं।
इसके अलावा मैंने बता ही दिया आपको कि दक्षिण की सल्तनतों का जो पतन हुआ, उसकी वजह से मराठों को उत्कर्ष का मौका मिला। शिवाजी के उत्थान के समय तक दक्षिण में केवल गोलकुंडा और बीजापुर की ही सल्तनतें रह गई थीं और इनके आंतरिक कलह बहुत ज़्यादा थे। इनके आंतरिक कलह ने ही शिवाजी के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। और जो मराठों के उदय का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है शिवाजी शिवाजी का कुशल नेतृत्व। मराठा शक्ति के उदय में शिवाजी का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। शिवाजी एक चतुर व्यक्ति थे जिन्होंने समकालीन परिस्थितियों को ठीक ढंग से समझा और उनसे पूरी तरह लाभ उठाने का प्रयास किया। उन्होंने मराठा वतनदारों को संगठित किया और कृषकों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाई। उन्होंने दक्षिणी रियासतों और मुगल साम्राज्य दोनों के ही विरुद्ध सफल संघर्ष किया और एक स्वतंत्र मराठा राज्य का निर्माण कर मराठा शक्ति को प्रभावशाली रूप दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि इन सभी कारणों ने मराठों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के साथ हम ये टॉपिक समाप्त करते हैं। अब हम अगले वीडियोस में शिवाजी का परिचय आपको देंगे और दूसरा मराठा प्रशासन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।